ऐसे ही उनका समय बीत रहा था। एक दिन जब रघु गाजर बेचने के लिए गया हुआ था तो पीछे से उसके खेत के पास से एक चरवाहा अपनी गायें लेकर जा रहा था। उसकी गायों ने गाजर को देखा तो रघु के खेत की तरफ दौड़ी। उन्होंने रघु के खेत से गाजर खाना शुरू कर दी। चलो बस करो अब, पता नहीं किसका खेत है, मालिक आ गया तो पूरे पैसे लेगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। चलो भागो, अब घर जाकर खा लेना। चरवाहे ने गायों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुकी। उन्होंने थोड़ी ही देर में सारा खेत साफ कर दिया। चरवाहा जल्दी से अपनी गायें लेकर वहां से निकल गया। किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। रघु की कमाई का एकमात्र जरिया यही गाजरों का खेत था। वह भी अब तबाह हो गया और रघु को इस बात की कानों कान खबर नहीं थी। उधर रघु बहुत खुश था, दिल ही दिल में सोच रहा था, अब गाजर अच्छी बिक रही है। मैं कुछ ही दिनों में पैसे जमा करके अपनी बेटी को एक लाल रंग का प्यारा सा सूट ले दूंगा। बहुत समय हो गया है, मैंने कभी उसे नया सूट नहीं दिया क्योंकि और भी खर्चे बहुत होते हैं, लेकिन इस बार मैं पक्का उसे सूट ले दूंगा। ऐसे ही ख्यालों में रघु अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह रघु अपनी टोकरी लेकर गाजर तोड़ने खेत गया, लेकिन जैसे ही उसने खेत देखा, खेत देखकर उसका दिल बैठ गया। ये क्या हुआ? सारी गाजरें कहाँ गईं? ये तो पूरा खेत खाली है। फिर उसने करीब जाकर देखा तो पता चला कि कोई सारी गाजरें खा चुका था। अब वह कौन है इसका रघु को पता नहीं था। रघु बहुत मायूस हुआ। रघु की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास रोटी कमाने का कोई और जरिया नहीं, अब मैं क्या करूं? रघु उदास होकर घर वापस आया। घर पहुंचकर वह बेटी के पास गया। क्या हुआ पिताजी, आज आप गाजर बेचने नहीं गए? सब ठीक तो है? आपकी तबीयत तो खराब नहीं? तबीयत तो ठीक है बेटा, लेकिन किस्मत खराब है। जब मैं खेत गया तो देखा कि पूरा खेत खाली है। पता नहीं कौन मेरी सारी गाजरें खा चुका है। मैंने आसपास कुछ लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दोबारा अगर खेत में गाजर लगाऊंगा तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे। इतनी देर में हम क्या करेंगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे तो इसी चिंता ने सताया हुआ है। पिताजी, आप इतनी चिंता मत करें। पहले ही मैं बीमार हूँ, इतनी चिंता करेंगे तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ऐसा करें कि जब तक नई गाजर नहीं उगती, आप किसी से काम का पता कर लें और गांव में ही कोई काम करें। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। काका रामू मुझे पहले सेठ भूषण के पास काम करने को कहते थे, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं सीधे सेठ भूषण के पास ही जाता हूँ और उनके पास काम करता हूँ जब तक नई गाजर नहीं उगती। ठीक है बेटी, मैं अभी जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। रघु सेठ भूषण के पास काम का पता करने के लिए चला गया। सेठ जी, मैं आपके पास काम का पता करने के लिए आया हूँ। मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं मन लगाकर काम करूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या हुआ रघु, तुम यहाँ काम ढूंढ रहे हो? तुम्हारी गाजर को क्या हुआ? तुम तो गाजर बेचते थे ना, फिर अचानक आज यहाँ को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रघु ने सारी बात सेठ भूषण को बता दी। हाँ रघु, किस्मत तो तुम्हारी वाकई बहुत खराब है। अभी 2 दिन पहले ही मुझे एक नौकर की जरूरत थी, जो कि कल ही आया है। अब मुझे किसी और आदमी की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। सेठ जी, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। मुझे कोई भी छोटा सा काम दे दीजिए। दिहाड़ी भी बेझिझक कम दीजिएगा, मैं उफ तक नहीं करूंगा। अरे रघु, अभी काम नहीं है, बोला तो है तुम्हें। जाओ, जब काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। रघु को सेठ भूषण ने कोई भी काम नहीं दिया। वह वापस घर की तरफ नहीं लौटता, बल्कि आगे पीछे गांव के कुछ लोगों से काम का पता करता रहा, लेकिन किसी के पास भी कोई काम नहीं मिला। भूतिया हवेली की रहस्यमयी घटना। एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई साल पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था, पर एक दिन अचानक उसका परिवार गायब हो गया और हवेली पूरी तरह सुनसान हो गई। गांव वाले कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रात को अजीब रोशनी नजर आती है। एक रात 3 दोस्त रोहित,
अंजलि और संजय साहसिक प्रयास करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, चलो देखेंगे क्या सच में यह हवेली भूतिया है। चांद की रोशनी में वे हवेली के अंदर प्रवेश किए। हवेली के दरवाजे जंग लगे थे और अंदर की हवा ठंडी और अजीब सी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें जमींदार का परिवार मुस्कुरा रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक धीमी हंसी की आवाज गूंजने लगी। तीनों दोस्तों के कदम थम गए। अचानक कैमरा का लाइट बंद हो गया। संजय ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? एक गूढ़ आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? डर के बावजूद अंजलि बोली, हम सच जानने आए हैं। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद हवेली में हल्की कंपन हुई। एक तस्वीर की आंखें चमक उठीं। अचानक तेज रोशनी चमकी और तीनों बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो वे हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली अब बस एक पुरानी खंडहर बन चुकी थी। कैमरा में केवल एक धुंधली तस्वीर थी, एक डरावना चेहरा। गांव लौटते समय तीनों की धड़कनें तेज थीं, पर उन्हें एहसास था कि उस हवेली का रहस्य अब कभी नहीं खुल पाएगा। दूर पहाड़ों के बीच एक गांव था। उस गांव का नाम खाती गांव था। वहां के लोग बहुत ही सीधे और सरल थे। गांव के लोगों का जीवन खेती पर निर्भर था। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ सरस्वती देवी, उसकी पत्नी विमला और उसका 5 साल का बेटा दीपक था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वो खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उगता हुआ सूरज दुनिया के लिए रोशनी लाता है, पर मोहन के लिए ये सिर्फ एक और दिन की जद्दोजहद लेकर आता है। फूस की छत से छनकर आती रोशनी सीधे उसकी बीमार माँ के चेहरे पर पड़ती है। मोहन, आज दीपक को क्या कहूंगी? कल रात उसे बहलाकर सुला दिया था कि सुबह उठते ही गर्मा गर्म खाना मिलेगा। अब वो जागने वाला है, चूल्हा ठंडा पड़ा है और मेरी ममता लहूलुहान हो रही है। क्या हम इतने बदनसीब हैं कि अपने बच्चे को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते? भरी आंखों से। बिमला, तुम्हारी ये खामोश सिसकियां मेरे कलेजे को चीर देती हैं। मैं किसान हूँ, धरती का सीना चीरकर अनाज पैदा करना मेरा काम है, पर आज किस्मत ने मेरा ही सीना चाक कर दिया है। जमींदार के चक्कर काट काट कर पैर के जूते घिस गए, पर वो उधार देने को तैयार नहीं। पर हार नहीं मानूंगा, आज फिर जाऊंगा। शायद खुदा को मेरी मेहनत पर नहीं तो इस मासूम दीपक की भूख पर तरस आ जाए। सरस्वती देवी अंदर से खांसते हुए, बेटा मोहन, पास आ। देख, मेरा अंत समय करीब है, पर मुझे अपनी मौत का डर नहीं है। मुझे डर है कि कहीं मेरी गरीबी तेरे जमीर को न खा जाए। बेटा, भूख बहुत बड़ी चीज है, बड़े बड़ों का ईमान डिगा देती है। पर तू वादा कर, चाहे पेट पीठ से सट जाए, पर कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। भगवान की लाठी बेआवाज होती है, पर चोट गहरी करती है। माँ, आपके संस्कार ही मेरी पूंजी है। मैं खाली हाथ लौट सकता हूँ, पर कलंकित हाथ लेकर इस घर में कदम नहीं रखूंगा। मोहन जमींदार के घर चला जाता है। नंगे पांव, फटी हुई कमीज और आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक लिए मोहन जमींदार की हवेली के बाहर खड़ा है। सूरज की तपिश उतनी नहीं चुभ रही थी जितनी पेट की भूख और घर में बीमार माँ की कराह चुभ रही थी। जमींदार साहब एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, मानो मोहन का दुख उनके लिए कोई मनोरंजन हो। माई बाप, हुजूर, इस अभागे की विनती सुन लीजिए। मैं जानता हूँ कि पिछला लगान अभी पूरा नहीं चुका पाया हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी की दीवार बहुत ऊंची हो गई है सरकार। घर में चूल्हा 3 दिन से ठंडा पड़ा है। मेरा 5 साल का बेटा दीपक, जो अब तक खेलता कूदता था, आज भूख हमारे निढाल होकर जमीन पर पड़ा है। वो मुझसे रोटी नहीं मांगता सरकार, बस अपनी पथराई आंखों से मुझे देखता है और उसकी वो खामोश नजरें मेरे कलेजे को छलनी कर देती हैं। मोहन, ये हवेली जज्बातों से नहीं, हिसाब किताब से चलती है। तेरी माँ बीमार है, तेरा बेटा भूखा है, इसमें मेरा क्या कसूर? पिछली बार भी तूने यही रोना रोया था। ये धरती प्यासी है तो मैं क्या करूं? मुझे अपनी तिजोरी भरनी है, तेरी गरीबी का बोझ नहीं उठाना। हुजूर, आप तो गांव के अन्नदाता हैं। अगर आप ही हाथ खींच लेंगे तो हम जैसे छोटे किसान कहाँ जाएंगे? मुझे बस थोड़े से आलू और मटर के बीज उधार दे दीजिए। मैं दिन को दिन नहीं समझूंगा, रात को रात नहीं देखूंगा। मैं अपने खून पसीने से उस बंजर जमीन को सींच दूंगा। मैं वादा करता हूँ सरकार, फसल कटते ही सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। मेरी माँ घुट घुट कर मर रही है, उसे दवा चाहिए। हुजूर, एक बाप होने के नाते मुझ पर तरस खाइए। क्या एक गरीब के बच्चे को जीने का हक नहीं है?
हक की बातें मत कर मोहन। हक अमीरों की जागीर होती है। बीज चाहिए, बीज की कीमत लगती है। तेरे पास देने को क्या है? वो 2 बीघा जमीन जो पहले ही गिरवी है। जा, यहाँ से दफा हो जा। अपनी इन भीगी आंखों से मुझे पिघलाने की कोशिश मत कर। जब तक पिछला हिसाब बराबर नहीं होता, तुझे एक दाना भी उधार नहीं मिलेगा। हुजूर, आज आप मुझे यहाँ से खाली हाथ भेज रहे हैं, पर याद रखिएगा, गरीब की आह बहुत गहरी होती है। मैं अपनी मेहनत बेचने आया था, अपनी खुददारी नहीं। अगर खुदा ने चाहा तो मेरी मिट्टी भी सोना उगलेगी। आज आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, पर वक्त का पहिया घूमेगा हुजूर, वक्त का पहिया जरूर घूमेगा। मोहन अपनी फटी हुई आंखों में आंसू लिए भारी कदमों से हवेली की सीढ़ियां उतर गया।